संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 जो है संविधान में, संविधान के जो मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार में जो समता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो संस्कृति है और जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद जो है ये सब चीजें जो दिया गया है वो जो है आपके पास क्या है, जो मौलिक अधिकार के रूप में एक व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए है, व्यक्ति की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास के लिए मूल अधिकार जो होते हैं बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी होते हैं। उसका अगर हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है तो सीधे आप न्यायालय में, सीधे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। उसी का प्रोविजन जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहने का तात्पर्य है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये राइट दिया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया हुआ, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में। अब यहाँ पर ऐसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर देखते हैं रोमन अंक में आ जाता है भाग 3 ऐसे। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रहना होगा। ठीक है, रोमन अंक में और जो डिजिट में वो भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन, दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन, परिवर्तन का मतलब है लागू होना, लागू करना। परिवर्तन का मतलब क्या है, लागू करना, लागू करना या लागू होना, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन लागू करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अनुच्छेद 32 को है। ठीक है, ये न्यायालय को अधिकार देता है कि वह हनन होने पर सीधे जो है कार्रवाई करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर अगला क्या है, मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। जो अनुच्छेद 32 का प्रोविजन संविधान में शामिल किया गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यह जो है दिए गए जो भी मौलिक अधिकार है उसके व्यवहारिक प्रयोग को क्या संभव बनाता है। फिर क्या है, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। न्यायालय द्वारा जो है तुरंत जो है रीट के माध्यम से क्या है जिया जाता है, न्यायालय द्वारा जो है। अब न्यायालय में आप देखेंगे सब, यहाँ पर न्यायालय में विशेष ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को ही शक्ति दी गई है। किसको किसको, उच्चतम न्यायालय। यहाँ लिख देते हैं न्यायालय में जो है, जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और क्या है, उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और क्या है, उच्च न्यायालय को क्या है शक्ति दी गई। तो अनुच्छेद 32 के तहत, जो अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद क्या है 200, अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, चाहे उसकी समता का अधिकार का, या स्वतंत्रता के अधिकार का, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार का, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अगर अधिकार हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट का अधिकार हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के माध्यम से 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के जो है रीट जारी किए जाते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चीजें हम लोग लिखे हुए हैं, देखिए अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रीट जारी कर संज्ञान लेता है। ठीक है, तो 5 मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रीट क्या है जारी करता है। किस कौन कर जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा क्या है जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 226 जो है पावर फिर किसको देता है, हाई कोर्ट को देता है, उच्च न्यायालय को। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा जो है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह भी क्या है 5 प्रकार की क्या है रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करके जो है जो संबंधित व्यक्ति है जिसका उल्लंघन हुआ है मूल अधिकारों का, उसको जो है न्याय जो है त्वरित रूप से तुरंत जो है प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे आपको ये चीज, अब देखिए कभी बाद में भी चर्चा, देखिए रीट, उच्च न्यायालय की जो रीट अधिकारिता है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए
सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार के ही रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय जो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय जो अन्य विषय जो है, अन्य विषय पर भी क्या है, रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार प्लस अन्य विषय पे, अन्य जो विषय है, अन्य विषय पर, अन्य विषय पर भी रिट जारी, रिट जारी कर सकता है, रिट जारी, रिट जारी, रिट जारी कर सकता है। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको बताया सब इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बताए हैं, आपको मेंस में जरूरत पड़ सकता है और पीवाईक्यू में या पीसीएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी देखेंगे आपको एग्जाम आए हुए हैं और इसी ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना इस मतलब बेसिस पे है। अब देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के पास जो रिट अधिकारिता है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट तो मूल अधिकार के खिलाफ रिट जारी करता है। अब उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार के उल्लंघन पे क्या है, मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी जारी किया जाएगा। और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उच्च न्यायालय के द्वारा भी 5 प्रकार की रिट जारी किया, तो मूल अधिकार के उल्लंघन पे फिर अन्य विषय पर भी क्या है, ये रिट जारी करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों है। तो ये जो उच्च न्यायालय की बात की है हमने, ये चीज आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। उच्च न्यायालय जो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर भी और अन्य विषय पर भी क्या है, रिट जारी कर सकता है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब रीट की चर्चा है, रीट आ रहा है कि रीट जारी किया जाएगा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे, तो कितने प्रकार के रीट जारी किए जाएंगे ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो रीट में आप देखेंगे कितने प्रकार के रीट हैं, देखिए कितने प्रकार के रीट जारी किए जाएंगे। तो देखिए एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये चीज आपको याद होना चाहिए, हैबियस कॉर्पस। फिर दूसरा रीट क्या है, परमादेश मैंडमस। ठीक है, परमादेश क्या हो गया, मैंडमस हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या रीट है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तीसरा रीट क्या हो गया, प्रोहिबिशन। फिर चौथा क्या है, चौथा है सर्टियो रेडी। क्या हो गया, सर्टियो रेडी। फिर उसके बाद क्या हो गया, अधिकार परीक्षण, क्यूओ वारंटो। क्या हो गया, क्यूओ वारंटो। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये चीज हम लोग देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या है, हैबियस कॉर्पस रीट। हैबियस कॉर्पस रीट क्या है, अगर हम हैबियस कॉर्पस रीट की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में क्या लिखा गया है, क्या प्रोविजन है, कैसे आप पहचानेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात किया जा रहा है, किसी स्टेटमेंट में आ गया, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, है कैसे आप देखेगा यहाँ पे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या किया जाता है, देखिए इसके द्वारा न्यायालय, न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय बंदी करता कोई आदेश देता है, न्यायालय जो है बंदी करता, न्यायालय जो है, न्यायालय जो बंदी करता को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष क्या है, प्रस्तुत करे। उक्त व्यक्ति को क्या है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के जब किसी न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है तो वह यह आदेश देता है जो बंदी करता है। अगर मान ली किसी व्यक्ति को किसी अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया, जैसे मान ली पुलिस ने या किसी जांच एजेंसी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो उससे जो उसमें जो प्रोविजन होते हैं उस अधिनियम में उस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये चीजें जब न्यायालय द्वारा किसी बंदीकर्ता को मतलब किसी व्यक्ति को अगर किसी अथॉरिटी ने किसी प्रशासन ने गिरफ्तार किया हुआ है तो वह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर क्या न्यायालय के समक्ष क्या प्रस्तुत करें। अब न्यायालय के समक्ष आपको 24 घंटे के भीतर क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब इस पर एक चीज ध्यान देना है, उस 24 घंटे की अवधि में जो न्यायालय तक जाने में जो समय लगेगा या किसी दिन अवकाश है तो उस समय को 24 घंटे के भीतर नहीं जोड़ा जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो अगर किसी
अथॉरिटी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस प्रशासन विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे जो है उस पुलिस प्रशासन को जो है 24 घंटे के भीतर क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस 24 घंटे की अवधि में ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो यात्रा की अवधि होगा और जो अवकाश अगर किसी दिन तो उस अवधि को जो है जोड़ा नहीं जाता। ये चीजें आप क्लियर हो गया, पॉइंट पहले क्लियर होगा आपका। पॉइंट दूसरा क्या है, क्या करेगा, मान लीजिए न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा, तो न्यायालय क्या करेंगे, न्यायालय जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या करेंगे, बंदीकरण के आधारों पर क्या विचार करेंगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के कारण क्या है, बंदीकरण के जो आधारों पर है, किन आधारों पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके कारणों पर क्या होगा, विचार करेंगे, वहां पर डिस्कस होगा। अब फिर क्या अगला पॉइंट, यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। ठीक है, न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा अगर विचार करने पर यह कि किसी को गिरफ्तार जो किया गया वह अवैध है, वो सही ढंग से विधि सम्मत विधि के कानून का पालन करते हुए, सही नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया, मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जेल में ले जाया गया है, तो उसको क्या है, न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को मुक्त करने का, छोड़ने का आदेश जारी कर देती है। ठीक है, ये चीजें अगर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिर क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर एक संकल्पना आया कहां से, अगर संकल्पना की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो संकल्पना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम संकल्पना की बात करें दोस्तों, तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की संकल्पना किसमें जो है, जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो मूल भावना निहित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संकल्पना क्या कहता है, किसी व्यक्ति के उसके प्राण से, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही अलग किया जा सकता, वैसे नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 क्यों, गरिमामय पूर्ण जीवन जीना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या घोषित किया गया, गरिमामय पूर्ण जीवन जीना क्या आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का एक पार्ट है, ये सब चीजें हैं। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो संकल्पना वो उसी से प्रभावित है, अनुच्छेद 21 के प्राण दैहिक स्वतंत्रता की क्या है, मूल भावना से ही निहित है ये चीजें। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हैबियस कॉर्पस किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, यह है लोक पदाधिकारी। लोक पदाधिकारी के अंतर्गत कोई भी हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, कोई अथॉरिटी हो गया, सार्वजनिक पदाधिकारी गण हो गया, कोई भी हो गया है, और निजी व्यक्ति, कोई प्राइवेट पर्सन कोई है, भारत का कोई भी ऐसा नागरिक है जो किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य नागरिक को क्या है कैद में रखा हुआ है, तो उसको जो है न्यायालय तुरंत कार्रवाई करेगा, है, और न्यायालय के द्वारा है दोषी व्यक्ति को भी दंडित किया जाता है, और जो व्यक्ति बंधा हुआ उसको क्या है छोड़ने, मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हैबियस कॉर्पस है लोक अधिकारी, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं अगले रीट पर। अगला रीट क्या है दोस्तों, परमादेश। क्या है दोस्तों, परमादेश, मैंडमस। मैंडमस क्या है दोस्तों, किसी लोक पदाधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर, यह कब जारी किया जाता है, यह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा तब जारी किया जाएगा जब लोक पदाधिकारी, मान लो कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत कोई अधिकारी है, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई अधिकारी कर्मचारी है, जो जिस पद पे उनको नियुक्त किया गया, अगर वो अपने पदी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे, पदी दायित्व का जो पदी दायित्व है, पदी दायित्वों का निर्वहन, पदी दायित्वों का निर्वहन न करने पर, पदी दायित्वों का निर्वहन न करने पर, पदी दायित्वों का निर्वहन न करने पर न्यायालय के द्वारा परमादेश रीट जारी किया जाता है। कौन सा रीट जारी किया जाता है, परमादेश रीट। अब परमादेश रीट में क्या है, वही किसी लोक पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु उसे नियुक्त किया गया। ये चीज तो आदेश देगा न्यायालय के द्वारा कि आप अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, आपको जिस पद पे नियुक्त किया गया है, आप लोगों को कल्याण के लिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसके कर्तव्यों का उसको पालन करिए। ये चीज आपको परमादेश रीट के माध्यम से किया जाता है। अब आते हैं उसके बाद प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध रीट क्या है, वही चीज है। मान लिया आप देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान में, मान लिया आप किसी कार्यालय में गए, किसी भी कार्यालय में गए, भारत सरकार के कार्यालय या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी के ऑफिस में गए, आपने कोई कार्य था,
आपने प्रस्ताव पत्र दिया, प्रार्थना पत्र दिया, तभी आपका कार्य नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी कोई बात आपकी सुनी नहीं रहा है, आपके कार्य को, आपकी जो समस्या को नहीं सुन रहा, आप क्या जाएंगे? न्यायालय जाएंगे कि आपके हमारे मौलिक अधिकार को क्या उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी को क्या है के खिलाफ क्या है परमादेश रिट जारी किया जाएगा कि आप अपने दायित्व का क्या, जो आपके कर्तव्य है उसका क्या निर्वहन करेंगे। ठीक है, ये चीज है। अगर ये चीज है, अगर अधिकारी के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाएगा तो न्याय अवमानना होगी और न्यायालय जो उसको दंडित करेंगे, न्यायालय के द्वारा क्या है दंडित किया जाएगा। ये चीजें हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परमादेश रिट जो है किसी लोक पदाधिकारी के खिलाफ जारी किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट क्या है? प्रोहिबिशन रिट क्या है? प्रोहिबिशन रिट क्या है दोस्तों? तो प्रोहिबिशन रिट की अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ पहला पॉइंट, यह कहा यह किसी न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए, यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। किसके विरुद्ध? कोई भी ज्यूडिशियल हो या क्वासी ज्यूडिशियल हो, न्यायिक अर्धन्यायिक इंस्टीट्यूट के विरुद्ध क्या है जारी किया जाता है। ज्यूडिशियल या क्वासी ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूट के विरुद्ध क्या है जारी किया जाता है। यदि न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही कर रही हो। अगर मान ली कोई न्यायालय है, कोई न्यायिक क्षेत्र है, कोई अर्धन्यायिक संस्था है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई सुनवाई कर रही है, किसी ऐसे मुद्दे पे, किसी ऐसे विषय पे सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तब उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है कि आपके ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस कार्रवाई को क्या तुरंत बंद कर दीजिए, आप इस कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इस कार्रवाई को, इस सुनवाई को, इस विषय के बारे में चर्चा और डिस्कस करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए क्या अधिकृत नहीं। वो चीज यहाँ पर देखिए, वही चीज लिखा गया। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही है। क्या है? जब कोई कार्रवाई क्या है चल रही है न्यायालय में, कोई न्यायिक निकाय है, कोई न्यायिक निकाय है, उसमें कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है जो अधिकार न्यायिक निकाय है, न्यायिक निकाय में कोई कार्रवाई चल रही है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इस प्रतिषेध रिट जो है, प्रोहिबिशन रिट का उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य उस कार्रवाई को क्या है रोकना होता है। जिस विषय पे चर्चा चल रही है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन अगर चर्चा चल रही तो क्या है तुरंत उस कार्रवाई को रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो आप समझ गए दोस्तों, प्रतिषेध रिट उस उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय की संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। यदि वह न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है तो उस कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है, उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब हायर जुडिशियल के द्वारा ही। अब जैसे मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय है जो उसके अधिकार क्षेत्र में कोई विषय नहीं आता, अगर वह सुनवाई कर रहा है तो वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है प्रतिषेध रिट के माध्यम से उस उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है उसको तुरंत रोक दिया जाता है। ऐसे ही अगर उच्च न्यायालय है, किसी जिला हाईकोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र से, जिला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है, तब भी उसमें अगर सुनवाई चल रही है तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा क्या है, जिला हाईकोर्ट में सुनवाई चले उसको तुरंत रोकने के लिए प्रतिषेध रिट क्या है जारी कर दिया जाता है। तो ये चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्प्रेषर रिट। उत्प्रेषर रिट क्या है दोस्तों? सर्टिफाइड रिट क्या है? अब देखिए यहाँ पर, ये भी जो है किसी न्यायालय के द्वारा न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। यहाँ भी हमने देखा उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को जारी किया जाएगा, या उच्च न्यायालय के द्वारा जो जिला हाईकोर्ट उसको जारी किया जाएगा, या उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय या जिला हाईकोर्ट को जारी किया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को क्या है जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायिक निकाय के लिए जारी किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो, मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषर रिट उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाएगा, उच्च न्यायालय जिला हाईकोर्ट के खिलाफ क्या है उत्प्रेषर रिट जारी कर सकता है। कैसे जारी करेगा, कब करेगा, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए? देखिए परिस्थितियों पे आते हैं।
जब न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है, जब ऐसा कोई न्यायिक संस्था है ऐसे विषय की सुनवाई कर रही है, ऐसे मतलब क्षेत्र की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा, तो उसको क्या है, अवैध मतलब उस कार्रवाई को ही उस समाप्त करती है। अब जब न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है, अब अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए क्या कोई निर्णय देती, कोई निर्णय दे दिया गया, कोई निर्णय पास कर दिया गया, तो उस निर्णय को पास करने के बाद क्या किया जाएगा, तो जो है उस निर्णय को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए उत्प्रेषा रीट क्या है, तो वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को समाप्त कर दिया। तो मान लीजिए आप देखिए यहाँ पर आपको चीजें समझना है। मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई कार्रवाई किया जा रहा था जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, और उसमें उस मामले में निर्णय भी दे दिया गया। उस निर्णय को समाप्त करने के लिए सर्टिफिकेट उत्प्रेषा रीट क्या है जारी किया जाता है। ये बारीकी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को क्या है उत्प्रेषा रीट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर प्रतिषेध रीट में क्या था, उस न्यायिक संस्था में, उस न्यायालय में जो है अभी सुनवाई चल ही रहा था, उस सुनवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी किया गया। अब यहाँ पर क्या है, सुनवाई कंप्लीट हो गया और अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय भी दे दिया, तब उस निर्णय को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषा रीट जारी किया जाता है। और जो हायर मतलब कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, वो अपने मामलों को क्या, उन विषय को क्या अपने पास बुला लेती है और वहां पर क्या सुनवाई करती है। ये चीजें आपको बारीकियां दोनों में समझना है दोस्तों। उत्प्रेषा रीट और प्रतिषेध रीट क्या है। प्रतिषेध रीट में सुनवाई चल ही रही होती है, अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई चल ही रही होती है, उस सुनवाई को रोक दिया जाता है प्रतिषेध रीट के माध्यम से। और उत्प्रेषा रीट के माध्यम से जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दे दिया जाता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे देता है, उस निर्णय को समाप्त करने के लिए जो है उत्प्रेषा रीट जारी किया जाता है। तो हमको लग रहा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले रीट पर। अगला रीट क्या है दोस्तों, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है, क्यू वारंटो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, उसका अगर हम अर्थ समझे दोस्तों तो यह है कि आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। मतलब आप इस जो कुर्सी पे, इस पद पे जो बैठे हैं, इस जो सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में आप बैठे हैं, इस संस्था में जो आप जिस हैसियत से बैठे हैं, उसके लिए आपका क्या मतलब वो है, मतलब आप उस चीज की योग्यता ग्रहण करते हैं कि नहीं ग्रहण करते। ये चीजें जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी से जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज वही है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अवैधानिक रूप से अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से मतलब बैठा, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ, अवैध रूप से बैठा हुआ है, तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा रीट, क्यू वारंट रीट जारी करता है और उस अधिकारी से, उस कर्मचारी से पूछता है कि आप किस हैसियत से इस पे बैठे हुए हैं, इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्या आपके पास वो योग्यता है, वो चाहिए। तो उसके पास जो है न्यायालय जो कागज पत्र है जो मतलब योग्यता से संबंधित और जो नियुक्ति से संबंधित, तो पूरी चीजों को क्या जांच पड़ताल किया जाता है। तो अगर मान लीजिए वैध पाया जाता है तब तो बहाल बना रहता है, लेकिन अवैध जब पाया जाएगा तो क्या है उसको उस पद से हटा दिया जाता है और न्यायालय के द्वारा जो है जो दंड दिया जाता है वो भी सम्मिलित रहता है। ये चीज आपको देखना है दोस्तों। तो क्यों वारंट रूट कब जारी किया जाता है, यह पूछा जाता है कि आपका क्या प्राधिकार है, क्या आपकी क्या अथॉरिटी है। ये चीजें अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध क्या है जारी किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्यू वारंट हो गया, प्रतिषेध रीट हो गया, अधिकार परीक्षा रीट है, उत्प्रेषा रीट है, फिर उसके बाद जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, वहां पर आपको इसे मिलान करने के लिए एक तरफ ये दे देगा और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मेन विषय है छोटा सा, तो एक तरफ यहाँ रीट मान लीजिए दे दिया गया और दूसरी तरफ यहाँ पर जो विषय है उस विषय को देके मिलान करने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं या डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो रीट से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं और फिर आगामी एग्जाम में भी, पीसीएस एग्जाम या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है वहां पर भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं।